नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है, इसे भारत में भाषाई समस्या को हल करने के लिए सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन है, इसे भारत में भाषाई समस्या को हल करने के लिए सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, आयोग में जो है तेज बहादुर सप्रू, के.एम. पणिकर और विवियन बोस शामिल थे। तो ये गलत है। ठीक है। आयोग ने भाषाई आधार पर 24 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए भारत की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। तो ये भी गलत है। ठीक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो केवल एक सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में कई सारी जो जो प्रशासनिक इकाई थी वो दो भागों में बटी थी। एक आपको ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरा जो देशीय रियासत थे। देशीय रियासत का एकीकरण हुआ, ब्रिटिश प्रांत को ऑप्शन दिया गया भारत में एकीकरण का, और उसके बाद भारत के राज्यों को 4 खंडों में ABC करके बांटा गया। ठीक है। 1952 में जो है 22 दिसंबर 1953 में प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया। संसद को भारतीय संघ के राज्यों के संगठन के मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, ताकि प्रत्येक घटक इकाई के लोगों के साथ पूरे राष्ट्र की कल्पना हो सके। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में सिफारिश के लिए इस समिति का गठन किया गया था। भारत में भाषाई समस्या को हल करने के लिए सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये एक नंबर जो कथन है वो सही है। आयोग में जो है फजल अली, के.एम. पणिकर और H.N. कुंजरू शामिल थे, इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है। जो ये समिति जो थी उसको फजल अली समिति के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो थे वो न्यायमूर्ति फजल अली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। सितंबर 1955 ने फजल अली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सिफारिश की कि भारत की प्रशासनिक इकाइयों को भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया जाए। इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है। 14 राज्यों, पहले 29 राज्य थे, उसको 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया जाए। यह पहली बार था जब केंद्र शासित प्रदेश शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मूल 6 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी, इसको अभी नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया है। दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जो थे वो आपको केंद्र शासित प्रदेश थे, इसलिए विकल्प ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों की भूमिका जो है वो नहीं होती है, तो ये 6 नंबर नहीं होगा। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य तो 3 नंबर नहीं होगा, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 जो है उसमें ये व्याख्या की गई है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके संदर्भ में क्या क्या प्रोविजन होंगे। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, विधेयक को रोक सकता है यदि इसे सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये आपको गलत है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है भले ही वह धन विधेयक हो, तो ये भी गलत है क्योंकि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही पेश किया जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए कथन का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो केवल एक जो है इसका आंसर हो सकता है। पिछले सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा संसद द्वारा अधिनियमित 3 नए आपराधिक संहिताओं को स्वीकृति दी गई थी। राष्ट्रपति ने इसके साथ ही दूरसंचार विधेयक को भी इसमें मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य देश में 100 साल पुराने दूरसंचार कानून को आधुनिक बनाना ताकि इसे और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जा सके। ओके, जब कोई विधेयक संसद में सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति को दिया जाता है, जो कि या तो घोषित करेगा कि यह विधेयक पर सहमति देगा या वह इसे सहमति नहीं देगा। तो कथन एक जो है वो सही है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति इसे यथाशीघ्र सदन को इस अनुरोध के साथ वापस कर सकता है कि इस पर या इसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार किया जाए। वो एक बार लौटा देगा कि आप इस प्रोविजन पे पुनर्विचार कीजिए और विशेष रूप से इस बात पर विचार करें कि क्या कोई संशोधन पेश किया जाए जिसकी वह अपने संदेश में अनुशंसा कर सकता है। इसके बाद सदन राष्ट्रपति के अनुरोध के अनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक को सदनों द्वारा संशोधनों के साथ या संशोधन के बिना फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है और राष्ट्रपति को जो है वो स्वीकृति देनी ही पड़ती है। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है वो सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित शामिल है। वस्तु और सेवा कर परिषद में निम्नलिखित शामिल है। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है केंद्रीय वित्त मंत्री, तीसरा है प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री, चौथा है आरबीआई के अध्यक्ष, पांचवा है लोकसभा में विपक्ष के नेता और छठा है वित्त या कराधान के प्रधानमंत्री। तो 5 तो होगा नहीं, 5 इसमें है तो कट गया, 5 इसमें है तो कट गया, 5 इसमें नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसमें नहीं होगा, तो 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, तो ये 3 आंसर हो जाएगा आपका। इसमें प्रधानमंत्री इसके जीएसटी कर वाले में प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं होता। अभी हाल ही में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जो कि वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री हैं उनके द्वारा की गई थी। परिषद ने दूध के डिब्बे और सोलर कुकर सहित अन्य चीजों पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही कुछ खास तरह के किराए के आवास में रहने वाले छात्रों को कुछ राहत भी दी गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में सेब किसानों की मदद के लिए एक कार्टन पर जीएसटी को घटाकर 18 से 12% कर दिया गया। संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के लागू होने के बाद 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति आदेश द्वारा वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में जो है वो एक केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री अध्यक्ष होती हैं इसकी, राजस्व एवं वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री जो है इसका सदस्य होता है। ठीक है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये जो है
वो सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है? मणिपुर और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, सही है। इसे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लागू किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 356 के तहत कोई भी उद्घोषणा 6 महीने के लिए होती है और इसे केवल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। इसको देखते हैं। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्य सरकार की व्यवस्था को निलंबित करके केंद्र से सीधे शासन लागू करना। यह तब पूरा होता है जब राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सुझाव पर संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करते हैं। इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। अनुच्छेद 356 के तहत यह कथन उठाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, तो ऐसे राष्ट्रपति को अगर आभास होता है कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्वीकृति दी जा सकती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन को संसद द्वारा हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाना चाहिए और इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। निरस्तीकरण के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी उद्घोषणा जो 6 महीने के लिए है को उसके बाद संसद के सत्र में दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस 6 महीने की समय सीमा को चरणों में 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 2 साल की आपातकालीन अवधि के बाद अकेले 1977 में 14 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1977 में जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तो राष्ट्रपति शासन 14 बार लगाया गया था। 1977 के लोकसभा चुनावों में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार पर जीत के बाद इसे राज्य सरकारों में मतदाताओं के विश्वास की कमी का दावा करते हुए 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर पंजाब में राष्ट्रपति शासन के तहत सबसे लंबी अवधि यानी कि 4,668 दिन यानी कि 12 वर्ष 9 महीने और 3,878 दिन यानी कि 10 वर्ष 7 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया था। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।